स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले सीमांचल से करते हैं। यहाँ पर सीमांचल के पूर्णिया एयरपोर्ट से पिछले 4 महीने में 1 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने उड़ान भरी है। ये आंकड़ा बताता है कि स्थानीय लोगों में विमान यात्रा की लोकप्रियता कितनी तेजी से बढ़ी है और एयरपोर्ट की उपयोगिता बढ़ रही है। जहाँ स्थानीय यात्रियों के अलावा बिजनेस, ट्रेवलर, स्टूडेंट और फिर बाहर काम करने वाले लोग भी अब पूर्णिया से अपने गंतव्य तक आसानी से पहुँच रहे हैं। इससे यात्रियों को समय की बचत होती है और फिर सड़क यात्रा की मुश्किलों से भी राहत मिलती है। दोस्तों होली के त्यौहार को देखते हुए बिहार में खास बस सेवा शुरू करने जा रही है। जी हाँ, करीब 200 होली स्पेशल बसें बिहार के राज्यों से बाहर के राज्यों से बिहार के लिए चली, ताकि त्यौहार के मौके पर लोगों की यात्रा आसान और सस्ती हो रहे। जब विशेष बसों का रूट उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, बिहार के आसपास के इलाकों और फिर कुल 10 राज्यों तक तय किया गया है। इससे प्रवासी छात्र और फिर परिवार अपने घर समय से और फिर आराम से पहुँच सकेंगे बिना ज़्यादा भीड़-भाड़ या फिर महंगी टिकट के तनाव के। वहीं पर ट्रांसपोर्ट विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए समयबद्ध और फिर नियमित स्पेशल सेवाएं चलाई जाएगी, वहीं जिससे हर स्टॉप पर बैठने, उतरने और फिर टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं पर इससे होली के समय यात्रा की कठिनाइयां कम होंगी और घर जाने वालों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के ये व्यवस्था त्यौहार के मौसम में यातायात को सुगम बनाना और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना ही लक्ष्य रखती है। दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने 2026 इंटरमीडिएट परीक्षा की आधिकारिक तारीखें जारी कर दी है। जब बोर्ड ने बताया है कि 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी 2026 तक इंटर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जब गाइडलाइन के अनुसार सभी छात्रों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है और परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड, पहचान पत्र साथ रखना होगा। वहीं पर बोर्ड ने खांसी, जुकाम या फिर मौसम जैसे हालातों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि छात्रों को स्वास्थ्य और फिर अनुशासन का खास ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर परीक्षा में अनुशासन बनाए रखने और फिर निष्पक्षता के लिए बोर्ड ने अलग अलग दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनमें ई-पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करना, नकल रोधी उपाय और फिर समय से केंद्र पर यह रिपोर्ट करना शामिल है। जहाँ आम छात्रों और फिर अभिभावकों से अपील की गई है कि परीक्षा कार्यक्रम और फिर निर्देशों को ध्यान में रख से पढ़ें और फिर परीक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहें। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूल कॉलेजों में AI क्रांति आई है। यहाँ पर गूगल, जेमिनी और जियो AI टूल्स का प्रशिक्षण मिलेगा। जब बिहार सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों और फिर कॉलेजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से जोड़ने की एक बड़ी मुहिम शुरू की है। इस पहल के तहत छात्रों और फिर शिक्षकों को गूगल, जेमिनी, जियो AI और फिर अन्य AI टूल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे डिजिटल साक्षरता, क्रिएटिव सोच और फिर तकनीकी कौशल में आगे बढ़ सकें। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये कदम भविष्य की नौकरी और फिर तकनीकी दुनिया के लिए युवाओं को तैयार करने की दिशा में अहम है। वहीं पर प्रशिक्षण में AI बेसिक से लेकर के एडवांस टूल्स, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन और स्मार्ट लर्निंग जैसे विषय शामिल होंगे। जैसे छात्र सिर्फ पाठ्य पुस्तक सीखने तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि प्रैक्टिकल और फिर तकनीकी समाधान सीख सकेंगे। जैसे सरकार ने कहा कि ये मुहिम शिक्षा को डिजिटल आयाम देने, युवा प्रतिभा को नई दिशाओं में मार्गदर्शन करने और बिहार को तकनीकी प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। दोस्तों बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। 4 लाख करोड़ रुपए पार की देनदारी हो गई है। जी हाँ, बिहार सरकार पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ता जा रहा है। साल 2026 तक बिहार की कुल देनदारी 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होने की बात सामने आई है। यह आंकड़ा दिखाता है कि सरकार को विकास कार्यों के लिए लगातार बड़े पैमाने पर उधार लेना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार नए वित्तीय वर्ष में भी सरकार करीब 80,000 करोड़ रुपए का और कर्ज लेने की तैयारी में है। ये पैसा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर अन्य सरकारी योजनाओं में खर्च किया जाएगा। जहाँ लेकिन बढ़ता कर्ज आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कर्ज की रफ्तार ऐसे ही तेजी से बढ़ती रही तो फिर ब्याज चुकाने का दबाव भी बढ़ेगा। जहाँ ऐसे में सरकार को आय बढ़ाने और फिर खर्च नियंत्रण करने पर ध्यान देना होगा, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति संतुलित रह सके।
दोस्तों अब बिहार की नदियां नहीं सूखेगी। जी हाँ, बिहार में नदियों के सूखने और जलस्तर गिरने की समस्या को सुलझाने के लिए राज्य के यानी कि बिहार के जल संसाधन विभाग ने विशेषज्ञों की एक विशेष कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने अब एक विस्तृत समाधान योजना तैयार की है ताकि नदियों में पानी की कमी को नियंत्रित किया जा सके और सूखे का खतरा कम किया जा सके। यह योजना के मुख्य बिंदु के बारे में अगर बात की जाए तो नदियों में जल संतुलन बनाना, नदियों के किनारे जलस्तर को स्थिर रखने के लिए हरियाली बांध और फिर रिचार्ज सिस्टम बनाए जाएंगे। वहीं पर भूजल संरक्षण यानी कि गांव और फिर शहरों में भूजल के दोबारा जल भराव के लिए संरचनाएं विकसित की जाएगी। वहीं पर आबादी और फिर कृषि के लिए पानी की योजना, जहाँ खेती के लिए पानी की आपूर्ति सुनियोजित ढंग से की जाएगी ताकि नदियां खाली न रह सके। वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर मॉनिटरिंग, यह नदियों के पानी की गुणवत्ता और फिर मात्रा की निगरानी सिस्टम स्थापित किया जाएगा जिससे जल संकट को पहले ही समझ करके ठीक किया जा सके। वहीं पर सरकार का कहना है कि इससे न केवल नदियों का पानी संतुलित रहेगा बल्कि पर्यावरण और फिर कृषि दोनों को फायदा होंगे। वहीं पर विशेषज्ञों के अनुसार ये योजना बिहार में लंबे समय तक जल संरक्षण और फिर नदियों के तंत्र को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। दोस्तों बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी चुनौती दी है। जब स्पीकर ने अधिकारियों पर काम में लापरवाही और फिर जिम्मेदारियों से ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है जिससे जनता को समय पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं पर प्रेम कुमार ने कहा है कि जनता के प्रति जवाबदेही और बेहद जरूरी है और फिर सरकारी कामों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने दायित्वों को गंभीरता से लें, योजनाओं और फिर सेवाओं को समय से लागू करें वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में मंत्री विजय चौधरी ने बीच बचाव करके स्थिति को संभाला है। उन्होंने अधिकारियों को समझाया और फिर स्पीकर के गुस्से के कारणों को अधिकारियों तक सही तरीके से पहुंचाया है ताकि काम सुचारू रूप से जारी रह सके। कुल मिलाकर के ये मामला प्रशासन की जवाबदेही और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों केंद्र की एनडीए सरकार के दौरान बिहार को अब तक करीब 9,23,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। ये राशि पहले की यूपीए सरकार के समय मिली मदद से लगभग 3 गुना ज्यादा बताई जा रही है। सरकार के मुताबिक ये पैसा सड़कें, रेलवे, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर ग्रामीण विकास जैसी बड़ी योजनाओं में लगाया गया है। जहां वहीं पर दावा है कि इससे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और फिर विकास की रफ्तार तेज हुई है। वहीं पर राजनीतिक तौर पर इसे एनडीए की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है जबकि विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। लेकिन आंकड़ों के अनुसार केंद्र से बिहार को मिलने वाली आर्थिक मदद में बड़ा इजाफा जरूर देखने को मिला है। दोस्तों मौसम में अचानक हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है। जहाँ अस्पतालों और फिर क्लिनिकों में खांसी, जुकाम, बुखार और फिर सांस से जुड़ी हुई समस्याओं वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खास करके बच्चे, बुजुर्ग और फिर पहले से अस्थमा या फिर एलर्जी से पीड़ित लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ डॉक्टरों का कहना है कि ठंडी, गर्म हवा, धूल और फिर बढ़ता प्रदूषण श्वसन तंत्र पर बुरा असर डाल रहा है। जहाँ सुबह शाम की ठंड और फिर दिन में हल्की गर्मी की वजह से वायरल इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ गया है। जहाँ कई लोगों में गले में खराश, सीने में जकड़न और फिर सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायतें सामने आ रही है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग मौसम के अनुसार कपड़े पहने, ठंडी चीज़ों से परहेज करें और फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करें। जहां अगर खांसी जुकाम लंबे समय तक बना रहे या फिर सांस लेने में परेशानी हो तो फिर तुरंत डॉक्टर से जाँच करानी चाहिए ताकि बीमारी गंभीर ना हो। दोस्तों बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। फरवरी महीने में केवल एक दिन के लिए सभी रजिस्टर कार्यालय बंद रहेंगे। ये बदलाव सिर्फ एक विशेष वजह से किया गया है। यह सरकार ने बताया है कि ऑफिसों में डिजिटल सिस्टम और फिर रिकॉर्ड का अपग्रेड किया जाएगा ताकि भविष्य में रजिस्ट्री की प्रक्रिया और भी तेज, पारदर्शी और फिर व्यवस्थित हो सके। इसके तहत पुरानी फाइलों का कंप्यूटरीकरण, सर्वर और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट तथा कर्मचारी प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। इसलिए एक दिन के लिए अस्थायी बंदी लागू की जा रही है। वहीं पर अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे उस दिन रजिस्ट्री के लिए योजना बना रहे हों तो फिर पहले या फिर बाद के दिन ही काम निपटा ले। जब सरकार का दावा है कि इस बदलाव से आगे रजिस्ट्री प्रक्रिया में गलतियों की संभावना कम और फिर सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी।
दोस्तों बिहार के दरभंगा जिले में बर्ड फ्लू को लेकर के दहशत का माहौल है, जब पिछले करीब 15 दिनों में लगभग 10,000 कौवों की जान चली गई है। जब 15 दिनों में 10,000 कौवों की मौत हुई है। जांच के बाद इन मौतों की वजह एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जब प्रशासन और पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट मोड में है। प्रभावित इलाकों में चिन्हित करके सैंपल जाँच, निगरानी और फिर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को मरे हुए पक्षियों के पास न जाने और फिर तुरंत सूचना देने की अपील भी की गई है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। जब पोल्ट्री खोले में घूमने वाले पक्षियों और फिर संक्रमित इलाकों से दूरी रखने की सलाह दी गई है। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा 2026 को लेकर के सख्त नियम लागू किए गए हैं। यह परीक्षा शुरू होने से आधे घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। यह देर से आने वाले छात्रों को अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। यह इस बार नकल रोकने के लिए प्रश्न पत्र 10 अलग अलग सेट में तैयार किए गए हैं। यह हर कमरे में छात्रों को अलग सेट दिया जाएगा ताकि गड़बड़ी की संभावना कम हो। जब बोर्ड ने केंद्रों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। वहीं पर छात्रों को सलाह दी गई है कि समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और एडमिट कार्ड, पहचान पत्र साथ रखें। वहीं पर नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों बिहार अब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जब बिहार में सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने की 3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना तैयार की गई है। जब सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को देश के नए चिप हब के रूप में विकसित किया जाए, जब ताकि आधुनिक उद्योगों में राज्य की मजबूत भागीदारी हो सके। इन फैक्ट्रियों के शुरू होने से करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। इंजीनियर, टेक्निकल स्टाफ, मशीन ऑपरेटर से लेकर के छोटे व्यवसायियों तक सबको फायदा होगा। मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले उद्योगों को स्थानीय स्तर पर चिप मिलने से ज़्यादा उत्पादन आसान और सस्ता होगा। जब सरकार का कहना है कि इससे बिहार में निवेश बढ़ेगा, युवाओं को बाहर जाने की जरूरत कम होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। इसे बिहार के औद्योगिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो आने वाले समय में रोजगार और विकास दोनों को नई ऊंचाई देगा। दोस्तों पटना में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 80 लाख रुपए की प्रतिबंधित कप सिरप की खेप जब्त की है। जी हाँ, ये खेप डाक पार्सल के जरिए मंगाई जा रही थी और फिर उसे शक के बचाव के लिए तेज पत्तों के बीच छिपा करके रखा गया था। जांच के दौरान पुलिस को पार्सल में छिपा ये अवैध सामान मिला है। जब पुलिस के मुताबिक ये कप सिर्फ नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और इसकी सप्लाई अलग अलग इलाकों में की जानी थी। इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है और फिर सप्लाई नेटवर्क कितना बड़ा है। दोस्तों होली के त्यौहार को देखते हुए ट्रेनों में भीड़ तेजी से बढ़ रही है। खास करके बिहार जाने वाले रूटों पर तेजी से भीड़ बढ़ रही है। इंडियन रेलवे के अनुसार त्यौहार के समय स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है, इसलिए यात्रियों को पहले से टिकट बुक करने की सलाह दी जा रही है। जब यात्री IRCTC वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए सीट उपलब्ध चेक कर सकते हैं। वहीं पर टिकट बुक करते समय वैकल्पिक ट्रेनों और फिर अलग अलग तारीखों का विकल्प देखने से कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पर तत्काल कोटा भी एक विकल्प है, लेकिन इसमें टिकट सीमित होते हैं और फिर तेज इंटरनेट जरूर होता है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया भाषणों को लेकर के नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि उनके भाषणों में अब मुस्लिम शब्द का जिक्र पहले की तुलना में कम या फिर लगभग गायब है। इसको लेकर के विरोधी दलों के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं में भी असहजता देखी जा रही है। जब पार्टी के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये रणनीति वोट बैंक संतुलन की कोशिश है या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी नई लाइन अपनाने का संकेत। कुछ नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी अब सीधे धार्मिक पहचान की बजाय संविधान, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और फिर महंगाई जैसे मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वहीं पर समर्थकों का कहना है कि ये भाषा बदलने की रणनीति है, जब ताकि सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का संदेश दिया जा सके। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बदलाव ने कांग्रेस के भीतर ही बहस छेड़ दी है कि पार्टी की पारंपरिक सेकुलर छवि और नई चुनावी रणनीति के बीच संतुलन कैसे बने।
दोस्तों बिहार में मोबाइल चोरी अब सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सीधे लोगों के बैंक खातों तक पहुंचने का जरिया बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोर चोरी हुए मोबाइल के जरिए डिजिटल पेमेंट ऐप, बैंकिंग ऐप और फिर OTP का इस्तेमाल करके खातों से पैसे उड़ा रहे हैं। इस तरह की साइबर ठगी से अब तक करीब 380 करोड़ रुपए डिजिटल लूट सामने आए हैं। साइबर अपराधी सबसे पहले फोन में सेव बैंकिंग एप्स, UPI और फिर SMS तक पहुंच बनाते हैं। अगर मोबाइल अनलॉक मिल गया तो फिर वे आसानी से पासवर्ड बदल करके खाते से रकम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। या कई मामलों में सिम स्वैप और फिर फर्जी कॉल के जरिए भी लोगों को झांसा दे करके खाते खाली कर दिए हैं। पुलिस और फिर साइबर सेल ने लोगों को अलर्ट किया है कि मोबाइल चोरी होते ही तुरंत सिम ब्लॉक कराएं, या बैंक हेल्पलाइन पर कॉल करके खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज कराएं और पासवर्ड बदलें। या साथ ही फ़ोन में स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक और फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर रखें ताकि डिजिटल लुटेरों से बचाव हो सके। दोस्तों बिहार में सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जहां बिहार पुलिस SI भर्ती 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती युवाओं के लिए पुलिस विभाग में अधिकारी बनने का शानदार मौका है। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और फिर अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सही भरनी होगी। यह चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थी को अभी से ही तैयारी कर लेना चाहिए। दोस्तों बजट 2026 से पहले सरकार की ओर से आम लोगों के लिए बड़ी राहत के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव मध्यम वर्गों को राहत और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ खास ऐलान हो सकते हैं। जहां सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और फिर छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा मिल सकता है। किसानों के लिए भी अच्छी खबर आ सकती है। वहीं पर केंद्र सरकार किसान योजना की राशि बढ़ाने या फिर नई किस्तों को लेकर के घोषणा कर सकती है। ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ाने और फिर रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी फोकस रहने की संभावना है। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। दोस्तों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। मुफ्त राशन के साथ अब हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने अब एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि पात्र लाभार्थियों को अब मुफ्त अनाज के साथ हर महीने 1000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। इस फैसले का मकसद गरीब और फिर जरूरतमंद परिवारों को महंगाई से राहत देना है। इस योजना से उन लोगों को सीधा फायदा होगा जो पहले से सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। मुफ्त गेहूं चावल के साथ नगद सहायता मिलने से परिवारों के रोजमर्रा खर्च, बच्चों की पढ़ाई और फिर जरूरतमंदों को पूरा करने में सहूलियत होगी। यह खास तौर पर ग्रामीण और फिर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ये मदद काफी अहम मानी जा रही है। वहीं पर सरकार का कहना है कि ये कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। यह योजना लागू होने के बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फिर जरूरतमंदों तक सीधे पहुंच बढ़ेगी। दोस्तों धार्मिक संत अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि किस बात का हिंदू गाय का मांस बेच करके राम राज्य बनाने की बात कैसे की जा सकती है। जहां उनके इस बयान ने सियासी और फिर धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। जहां उन्होंने गुस्से भरे लहजे में सरकार को 40 दिन का समय देने की बात भी कही है। जहां संत का कहना है कि अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो फिर वे बड़े स्तर पर आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। इस बयान को सीधे तौर पर सरकार की नीतियों और प्रशासनिक रवैये पर सवाल के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। जहां समर्थक इसे धर्म और फिर सिद्धांतों की आवाज बता रहे हैं, वहीं पर विरोधी इसे राजनीतिक बयानबाजी कह रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयानबाजी और फिर टकराव बढ़ने के आसार माने जा रहे हैं। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण में यानी कि आर्थिक सर्वे में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। रिपोर्ट सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आंकड़ों को लेकर के अब विकास, रोजगार और फिर आमदनी के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। जब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने इसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि बीते लगभग 20 वर्षों की सरकार ने विकास के दावे के बावजूद भी जमीनी हालात नहीं बदली। जब पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया है कि अगर इतने सालों से सुशासन और फिर विकास की बात हो रही थी तो फिर
फिर बिहार आज भी सबसे पीछे क्यों है? जब वहीं पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि पुराने हालात की तुलना में सुधार हुआ है और फिर गरीबी घटाने के लिए कई योजनाएं चल रही है, लेकिन सर्वे के आंकड़ों ने राजनीतिक टकराव बढ़ा दिया है और फिर आने वाले समय में ये मुद्दा बिहार की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4,896 शिक्षकों की बम्पर बहाली का ऐलान कर दिया है। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और फिर पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर बनेगी। जी हाँ, इसके साथ ही बिहार के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले के नाम पर छात्रावास बनाए जाएंगे। इन हॉस्टलों का मकसद खास करके छात्रों और फिर दूर दराज इलाकों के विद्यार्थियों को रहने की सुविधा देना है ताकि पढ़ाई बीच में ना छूटे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में इससे स्कूलों में नामांकन बढ़ने और फिर ड्रॉप आउट कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, पटना के चर्चित हॉस्टल कांड और नीट छात्रा की मौत के मामले ने पूरे बिहार को झकझोर करके रख दिया है। बढ़ते दबाव और फिर गंभीर हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। यह सरकार का कहना है कि सच्चाई सामने लाने और फिर दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए निष्पक्ष एजेंसी से जांच जरूरी है। वहीं पर इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने केंद्र को सीबीआई जांच की अनुशंसा भेज दी है। उन्होंने लिखा है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। जी हाँ, अब सबकी नजर इस बात पर है कि सीबीआई जांच कब तक होती है और कब तक इसका रिपोर्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय डाक विभाग में 28,740 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। ये भर्ती ग्रामीण डाक सेवक समेत कई पदों के लिए होगी, जिससे 10वीं पास उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। खास बात यह है कि चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी कि बिना परीक्षा के आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है, जो कि अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करते समय 10वीं की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर और फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, बिहार में किसानों के लिए एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। अब पहाड़ों में उगने वाले फलों, आड़ू और फिर नाशपाती की खेती बिहार की मैदानों में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। ये नई राह बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU के रिसर्च में सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक विशेष किस्मों और फिर उन्नत कृषि तकनीक का इस्तेमाल करके आड़ू और नाशपाती जैसे फलदार फसलों को बिहार के समतल इलाकों में भी उगाया जा सकता है। इससे पहले ये फसलें मुख्य रूप से पहाड़ी प्रदेशों तक सीमित मानी जाती थी, जहां इस सफलता का मतलब यह है कि बिहार के किसानों को अब सीमित फसलों तक ही नहीं बल्कि उच्च मूल्य वाले फलों के उत्पादन भी संभावना मिल रही है, जहां इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और कृषि विविधता भी बढ़ेगी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विवादित चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्व को बारीकी से जोड़ने वाला संवेदनशील क्षेत्र है, इस पर भड़काऊ बयान देने वालों को लेकर के कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये कोई व्यक्ति या फिर किसी के परिवार का निजी जमीन जायदाद नहीं है जिसे कोई काटने या फिर नुकसान पहुंचाने की बात सोच भी सकता है। जो भी लोग ऐसी बात करेंगे या तो देश की अखंडता के खिलाफ भाषण देंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और फिर जेल भेजा जाएगा। जहाँ चिकन नेक को लेकर के पिछले दिनों कुछ लोगों के बयान ने राष्ट्रीय सुरक्षा और फिर संवेदनशीलता का मुद्दा खड़ा कर दिया था, जिसमें भारत के इस भाग को काटने जैसी बात कही गई थी। अमित शाह ने इस तरीके की सोच को देश के खिलाफ सोच बताया है और कहा कि संविधान और फिर कानून के दायरे में रहते हुए किसी मुद्दे पर बात हो सकती है। दोस्तों, क्या किशनगंज के प्राइवेट स्कूलों में हिजाब नकाब पहनने पर पाबंदी है? क्या किशनगंज में नकाब हिजाब पहनने पर स्कूल में नौकरी नहीं कर सकते हैं? क्या हिजाब शिक्षा हासिल करने के लिए बाधा बन रहे हैं या फिर शिक्षा देने के लिए बाधा बन रहे हैं? दरअसल किशनगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा, धर्म और पहचान को लेकर के बड़ी बहस छेड़ दी है। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग जॉब के लिए पहुंचने पर उसे नकाब और पर्दा हटाने का दबाव बनाया। जब महिला का कहना है कि उसने पूरी पढ़ाई नकाब में ही पूरी की है और उसी तरह बच्चों को भी पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल कर्मियों ने साफ कहा कि यहाँ पर्दा नहीं चलेगा। हैरानी की तो बात यह है कि ये बातें किसी गैर मुस्लिम ने नहीं बल्कि खुद मुसलमान होकर के कही गई है। ये वीडियो
अब ये वीडियो पूरे किशनगंज में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब नकाब को लेकर के प्राइवेट स्कूल में भेदभाव का आरोप लगा है, तो किशनगंज की महिला का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं केडीवी लाइव पॉडकास्ट पेज पर, तो इस पेज को अभी फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दें कि किशनगंज में एक महिला का वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसने प्राइवेट स्कूलों में कथित भेदभाव को लेकर के नई बहस छेड़ दी है। महिला का आरोप है कि जब वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग जॉब के लिए पहुंची तो स्कूल कर्मियों ने उससे नकाब और पर्दा हटाने को कहा। जब महिला ने इसे अपने धर्म और फिर पहचान पर हमला बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शहजादी शेख फातिमा नाम के हैंडल से पोस्ट किए गए इस वीडियो में महिला अपनी आप बीती साझा कर रही नजर आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शहजादी शेख फातिमा नाम के हैंडल से पोस्ट किए गए इस वीडियो में महिला अपनी आप बीती शेयर करती नजर आ रही है। वीडियो में वे कहती हैं कि उन्होंने किशनगंज के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की नौकरी के लिए आवेदन किया था। स्कूल से कॉल आने के बाद जब वो इंटरव्यू के लिए वहां पर पहुंची तो वहां पर मौजूद स्कूल कर्मियों ने उनसे साफ कहा कि यहाँ पर नकाब या फिर पर्दा नहीं चलता, आपको इसे हटाना होगा। जब महिला का कहना है कि उन्होंने स्कूल कर्मियों से सवाल किया कि वे नकाब क्यों हटाएं, उन्होंने बताया है कि उन्होंने पूरी पढ़ाई नकाब पहनकर ही पूरी की है और इसी तरह मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंची है। साथ ही महिला ने यह भी कहा है कि जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाएंगी तो फिर पढ़ाते समय वे बच्चों के सामने नकाब हटा सकती है, लेकिन स्कूल परिसर में जबरन पर्दा हटाने की बात उन्हें मंजूर नहीं है। इसके जवाब में महिला के अनुसार स्कूल कर्मियों ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और कहा है कि अगर नकाब पहन करके पढ़ना है तो जाकर के मदरसा खोलिए, यहाँ इस तरीके का पर्दा नहीं चलता। जब वीडियो में महिला इस बात को लेकर के ज्यादा आहत नजर आती है कि ये बातें किसी गैर मुस्लिम ने नहीं बल्कि खुद मुसलमान होकर के कही गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि अपने ही मजहब के लोग नकाब और पर्दे के खिलाफ खड़े हैं। महिला सवाल करती है कि क्या वे लोग मुसलमान नहीं है, क्या वे कलमा नहीं पढ़ते, क्या वे इस्लाम को नहीं मानते, नहीं जानते। जब वहीं पर महिला आगे कहती है कि स्कूल संचालक ये तर्क दे रहे थे कि नकाब और पर्दे को लेकर के बहुत विवाद होता है, इसलिए स्कूल में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। या इस पर महिला ने साफ कहा कि सैलरी चाहे जितनी भी दिया जाए, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वे पर्दे से कोई भी समझौता नहीं करेगी और मैं इस नौकरी को ठुकराती हूँ। जब वीडियो वायरल होने के बाद किशनगंज में लोग इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग महिला के समर्थन में खड़े होकर के इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं, तो कुछ लोग स्कूल प्रबंधन के फैसले को निजी संस्थान का नियम बता रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर संबंधित स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन महिला के इस वीडियो ने किशनगंज में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर के एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या सच में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान आजान के खिलाफ बयान दिया है? दरअसल 22 जनवरी 2026 को हमने AIMIM MLA अख्तरुल ईमान का इंटरव्यू पोस्ट किया था, जो हमने खुद 1-to-1 इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में कई सारे मुद्दे थे, जैसे सैनिक कैंप वाला मामला हो, मुसलमानों के साथ हो रहे ज्यादती का मामला हो, हिजाब मामला हो और बाकी कई सारे मुद्दे थे। इन्हीं सारे मुद्दों के बीच अख्तरुल ईमान ने एक ऐसा बयान दिया जो अब नेशनल लेवल पर वायरल हुआ है। उस इंटरव्यू के दौरान MLA अख्तरुल ईमान ने आजान को लेकर के बात की। आजान को लेकर के अख्तरुल ईमान ने कहा कि आज बताइए, हमारा मोहल्ला है, 500 मीटर के लोग हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और आजान ऐसे दिया जा रहा है जिसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक जाती है, ये कहां तक मुनासिब है? अख्तरुल ईमान ने कहा कि आजान मस्जिद की तरफ आने की दावत है, लेकिन मुल्क की हालात को देखेंगे, सामाजिक हालात को देखेंगे, इस्लामी तालीम को देखेंगे। अब अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और वहीं पर आप पास में जोर से नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर ये मुनासिब नहीं है कि आप उस आवाज में पढ़ें। यहाँ पर इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इतना सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उससे पहले अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा हम आपको अभी बताने वाले हैं। बताने से पहले आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी को डिफाइन या फिर जस्टिफाई करने के लिए नहीं आया हूँ। जो सही है वही मैं आपको बताने आया हूँ, जब क्या गलत है क्या सही है वो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आजान लाउड में होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये मुफ्ती मौलाना पर छोड़ दीजिए, जब वही लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही
यही बता रहा हूं कि जो क्लिप वायरल हो रहा है और ये विवाद का कारण बना है, उसके आगे पीछे क्या है, क्या अख्तरुल साहब यही तक बोले हैं या फिर इसके आगे पीछे भी कुछ बोले हैं। तो आपको बता दूं कि हाँ, जो क्लिप वायरल हो रहा है ये अधूरी है और इससे पहले उन्होंने क्या कहा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस क्लिप की शुरुआत से पहले अख्तरुल साहब ने दीनी हवाला देते हुए कहा कि दीनी गुफ्तगू भी ज्यादा जोर से चिल्ला के नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक दीनी वाकया सुनाते हुए कहा कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहे थे। वहां पर मस्जिद के पास एक सहाबी रसूल बड़ी ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे, या दीनी गुफ्तगू कर रहे थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी आवाज से तकलीफ होती थी और खलीफतुल मुस्लिमीन से शिकायत की थी। और एक दिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख भी लिया और उसको डांट फटकार भी लगाई। तो फिर इसे ये समझा जा सकता है कि दीनी गुफ्तगू भी ज्यादा जोर से चिल्ला के नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मस्जिदों में 500 मीटर दूर से लोग नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक जाती है। ये कहां तक मुनासिब है? देश के हालात को, सामाजिक हालात को देख करके चलना चाहिए। सुनिए अख्तरुल साहब ने पूरी क्लिप में आजान को लेकर के क्या बातें कही है। दोस्तों, किशनगंज एसपी संतोष कुमार ने पाठामारी थानाध्यक्ष सोना कुमार को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई थाना के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर लापरवाहियों और फिर कर्तव्यहीन के बाद की गई है। यह थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके लाइन हाजिर किया गया है। यह किशनगंज जिले में पुलिस महकमे से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। भारत नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्र में लापरवाही बरतना एक थाना अध्यक्ष को भारी पड़ गया। जब पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर खामियां पकड़ी है और तुरंत सख्त कदम उठाया है। यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि अब किशनगंज में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यह किशनगंज में पाठामारी थाना के थाना अध्यक्ष सोना कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान की गई है। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने बेहद गंभीर माना। यह सबसे बड़ी बात यह रही कि थाना अध्यक्ष ने भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विवाद या फिर घटना की जानकारी समय पर एसपी को नहीं दी। यह सीमावर्ती जिला होने के कारण इस तरह की सूचना छुपाना या फिर नजरअंदाज करना सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक मानी जाती है। इसी लापरवाही को कार्रवाई की मुख्य वजह बताया जा रहा है। इसके अलावा थाना परिसर में अंगतुक कक्ष आम लोगों के लिए खाली नहीं रखा गया था। नियमों के अनुसार ये कक्ष जनता की सुनवाई के लिए होना चाहिए, लेकिन वहां पर पुलिस पदाधिकारी का आवास बना हुआ था, इससे आम लोगों को अपनी शिकायत रखने में परेशानी हो रही थी। निरीक्षण में यह भी सामने आया है कि अंगतुक पंजी का सही तरह से रख रखाव नहीं किया जा रहा था। जब कई लोगों को आवेदन देने के बाद प्राप्त रसीद तक नहीं दी जा रही थी, जिससे फरियादियों में नाराजगी थी। जहाँ अन्य जरूरी रजिस्टर्ड और फिर अभिलेख भी अस्त व्यस्त पाए गए। इन सभी लापरवाहियों को कर्तव्यहीनता और फिर अनुशासनहीनता मानते हुए एसपी संतोष कुमार ने थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले के सभी थानों में नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जनता से जुड़े हुए व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं पर बताया जा रहा है कि नए एसपी के पदभार संभालने के बाद से जिले भर में औचक निरीक्षण, जन सुनवाई और फिर अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे पहले भी कई थानों को चेतावनी दी जा चुकी है। ये कार्रवाई न सिर्फ पुलिस विभाग में अनुशासन कायम करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, बल्कि आम जनता को ये भरोसा भी दिलाती है कि अब शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीमांचल से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस की मांग तेज हो गई है। दरअसल बात है कि पूर्वोत्तर भारत से दिल्ली के लिए अररिया, फॉरबिसगंज और दरभंगा मार्ग से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। यह सीमांचल क्षेत्र के रेल यात्री संगठनों, सामाजिक संस्थानों, व्यापारिक वर्ग और फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा इस संबंध में लगातार आवाज उठाई जा रही है। लोगों का कहना है कि इस रूट से राजधानी एक्सप्रेस का संचालन न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा देगा। यात्री संगठनों के अनुसार वर्तमान में डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी होते हुए कटिहार मार्ग से नई दिल्ली के लिए 3 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। ये
तीनों ट्रेनें लगभग 100% क्षमता के साथ चलती है। स्थिति यह है कि अग्रिम आरक्षण कराने के बावजूद यात्रियों को अक्सर वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है, जिससे सीमांचल और नेपाल सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र के यात्रियों को भारी परेशानी होती है। स्थानीय सांसद एवं पूर्व मध्य रेलवे के रेल सलाहकार समिति के प्रतिनिधि दिलेश्वर कामत ने सुझाव दिया है कि इन तीनों में से कम एक राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन अररिया फरबिसगंज दरभंगा मार्ग से चलाया जाए, जहां उनका कहना है कि इससे सीमांचल के लाखों यात्रियों को सीधे सुविधा मिलेगी और कटिहार जाने की मजबूरी से निजात मिलेगी। इंडो नेपाल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेल यूजर्स के सदस्य विनोद सरावगी ने कहा कि यदि मौजूदा राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन में तकनीकी अड़चनें हैं तो फिर डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के बीच एक नई द्विसाप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा सकती है। उन्होंने प्रस्तावित रूट गुवाहाटी, कामाख्या, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, ठाकुरगंज, अररिया, फरबिसगंज, दरभंगा और समस्तीपुर होते हुए नई दिल्ली तक सुझाया है, जैसे यात्रियों के साथ साथ रेलवे के लिए भी व्यवहारिक बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल सीमा से सटे जोगबनी, अररिया और फरबिसगंज के यात्रियों को फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए कटिहार जाना पड़ता है, जिससे समय, पैसा और संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी होती है। वहीं पर बिहार डेली पैसेंजर एसोसिएशन के केंद्रीय सदस्य बशराज राखेजा ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन सीमांचल क्षेत्र के आर्थिक और फिर सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं पर रेल यात्री संघ के सदस्य चंदन भगत ने सुझाव दिया है कि ठाकुरगंज अररिया रेल मार्ग के माध्यम से इस ट्रेन को सीतामढ़ी, गोरखपुर, अयोध्या धाम और फिर लखनऊ जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों से जोड़ा जा सकता है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर रेलवे कम्यूटर्स फोरम के सदस्य राकेश कुमार ने वैकल्पिक सुझाव देते हुए कहा कि यदि राजधानी एक्सप्रेस का संचालन संभव न हो तो फिर इसी रूट पर अत्यधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तकनीकी रूप से उन्नत होने के साथ यात्रियों के लिए आर्थिक अधिक आरामदायक होगी और फिर इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।